नोएडा सेक्टर 2 से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नाले में एक शव मिला है। 40 साल के शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 2 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है नोएडा से, जहां सेक्टर 2 का नाला है जिसमें शव मिला है। 40 साल के शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर अब आगे की जांच की जा रही है। हालांकि शव को देखकर ये लग रहा है कि 2 दिन पुराना ये शव है। अब कहां से ये शव इस नाले में आया, ये जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। सेक्टर 2 का ये पूरा मामला है। 40 साल के शख्स का ये शव बताया जा रहा है जिसके मिलने से हड़कंप मच गया है। और ये मौके से देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस शव मिलने के बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। मार्च से शुरू होगा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान और पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस रहेगा। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर जहां जीत का अंतर काफी कम है। तो देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए जो प्लान है वो भी तैयार है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो जीत के लिए भाजपा का ये मेगा प्लान, 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके पहले 14 हारी हुई सीटों से जेपी नड्डा ने गाजीपुर में चुनावी बुगुल फीका था। इन 14 हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास कराया गया था। अब 66 जीती हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। इरादा ये है कि जीती हुई सीटों पर भी कील काटे दुरुस्त कर दिए जाएं। इसमें से 11 सीट ऐसी हैं जहां पर बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। मछली शहर की सीट मात्र 181 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसी तरह से मेरठ में 4500 के आसपास वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर और चंदौली में भी बहुत कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। 25 सीटें इसमें से ऐसी हैं जहां पर 1 लाख वोटों से कम जीत का अंतर था, जबकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1.25 लाख से कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। इस मेगा प्लान को मार्च के पहले हफ्ते से जमीन पर उतरते हुए देखा जा सकता है। 11 सीटों पर कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और देखेंगे कहां क्या कमी रह गई। इसी तरह से 25 सीटों पर भी कैबिनेट मंत्री जाएंगे, लेकिन जो 30 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्रियों को दी जाएगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इन 30 सीटों पर प्रवास करेंगे और सभी तरह की गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। अमित शाह 28 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वहां पर जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के बाद मार्च के पहले हफ्ते से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा अलग। तो चलिए बीजेपी का ये मेगा प्लान आखिरकार है क्या, इसे पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा का ये प्लान है, जहां हारी हुई सीटें हैं उन पर जीत दिलाने के लिए जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो जमीन पर उतरेंगे। ज्यादा फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां जीत का अंतर काफी कम है। इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर भी प्रवास करेंगे और सभी वर्गों के लोगों से संवाद करके जो समस्याएं हैं उन्हें भी समझा जाएगा। मार्च से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का ये मेगा प्लान जो है वो शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में जहां कम अंतर है उन सीटों पर जीत पर फोकस किया जाएगा और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां जीत का अंतर काफी कम है। तो ये पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। अब बीजेपी का किन सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा ये भी आप समझिए। मछली शहर सीट सिर्फ 181 वोटों से जीती थी भाजपा, यहां पर विशेष फोकस रहने वाला है। इसी के साथ साथ मेरठ सीट जहां पर जीत का अंतर
4729 वोटों का था। यहां पर भी विशेष तौर पर फोकस रहेगा। इसके बाद बारी आती है मुजफ्फरनगर सीट की, जहां पर 6556 मतों से जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। चंदौली में 13,954 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था। इस पर भी फोकस रहने वाला है। इसके बाद बारी आती है रामपुर आजमगढ़ में, जहां जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम था। 30 लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां जीत का अंतर 1.25 लाख वोटों से कम है। तो ये मुख्य तौर पर वो सीटें रहने वाली है जिस पर विशेष फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो तैयार है। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ तो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। विशेष फोकस है लोकसभा चुनाव 2024, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, और इसी को लेकर अब ये जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो 20 फरवरी को यूपी के बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी घेराबंदी के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। स्वामी के मानस विवाद के बीच आज अखिलेश खुद लखनऊ वापस लौटेंगे और दोपहर 1:30 बजे सपा विधायकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। विधायकों की ये बैठक पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे और बाकी विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं सदन में सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो एक तरफ तो बजट पेश करने की तैयारी में है सरकार, तो दूसरी तरफ कैसे सरकार को घेरना है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये मुख्य एजेंडा रहने वाला है। तो बजट सत्र पर अखिलेश का क्या घेराबंदी प्लान रहने वाला है, ये आपको बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ लौटेंगे। दोपहर बाद पार्टी नेताओं से अखिलेश यादव की मुलाकात भी होनी है और पार्टी नेताओं के साथ नई रणनीति पर भी आज अखिलेश यादव की तरफ से मंथन किया जाएगा। कल समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे और दोपहर 1:30 बजे सपा के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें अखिलेश यादव मंथन करेंगे। विधानमंडल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ बजट सत्र की रणनीति को लेकर भी समाजवादी पार्टी चर्चा करेगी। सदन में सरकार को कैसे घेरना है, किन मुद्दों को उठाना है, इस पर विशेष तौर पर जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से खबर है, जहां विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला को एक और बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का अधिकार भी खत्म हो गया है। मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम काट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी मांग की थी और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखकर ये मांग की गई थी। अब अब्दुल्ला आजम की मतदाता सूची से नाम हटाने की आकाश सक्सेना की तरफ से मांग की गई थी। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अब्दुल्ला आजम का नाम कट गया है और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को इस बाबत एक पत्र लिखा था, जिस पर ये एक्शन हुआ है। हाँ, हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूँकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सज़ा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वो उसको काट दिया गया। तो अब्दुल्ला को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का जो अधिकार है वो खत्म हो गया है। मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम जो है वो काटा गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी मांग की थी और इसके लिए निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की गई थी। अब्दुल्ला आजम की मतदाता सूची से नाम हटाने की आकाश सक्सेना की तरफ से मांग की गई थी और इस पर यह एक्शन हुआ है। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अब्दुल्ला आजम का जो नाम है वो काट दिया गया है। 29 जनवरी 2008 में जाम लगाने पर 2 साल की सजा हुई थी, जिसमें उनकी विधायकी चली गई। लेकिन अब ये बड़ा झटका और लगा है, जिसमें मतदाता सूची से अब अब्दुल्ला आजम का नाम कट गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास की पत्नी निकत से दोबारा पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी। निकत अंसारी की पुलिस रिमांड का आज दूसरा दिन है।
कल देर रात निखत से पुलिस लाइन में पूछताछ हुई थी और कल निखत ने कई अहम राजों से पर्दा भी उठाया था। सूत्रों से जानकारी मिल रही है निखत और उसके ड्राइवर से अलग अलग कमरे में एसटीएफ ने पूछताछ की। कल पूछताछ के वक्त मानसिक तनाव के कारण निखत अंसारी से पूछताछ बंद कर दी गई थी और निखत का फोन अनलॉक करने के लिए लखनऊ से स्पेशल टीम भी पहुंची। निखत अंसारी के वकील को भी पूछताछ के दौरान बाहर कर दिया गया। इधर कोर्ट के आदेश का हवाला देकर वकील साथ में ही रहने की मांग कर रहे थे और अभी पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में निखत और उसका ड्राइवर नियाज मौजूद है। तो कल का दिन कैसे खास रहा और कल क्या क्या हुआ ये भी आप समझिए। निखत से साजिश के बारे में पूछताछ की गई। कल देर रात निखत से पुलिस लाइन में पूछताछ हुई और निखत ने, माना यह जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई जो अहम राज हैं उनसे पर्दा उठाया है। निखत के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। दोनों से अलग अलग कमरे में एसटीएफ ने पूछताछ की। कल पूछताछ के वक्त मानसिक तनाव में निखत बताई जा रही है और मानसिक तनाव के कारण कल पूछताछ को बंद कर दिया गया था। अब माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से जो पूछताछ है वो शुरू होगी। आज का दिन कैसे अहम है, आज क्या क्या होगा वो भी आपको बता दें। निखत से आज भी पूछताछ होगी। साजिश को लेकर फिर से पुलिस जो है वो सवाल जवाब करेगी। जेल में मुलाकात पर जो सवाल हैं वो भी पूछे जाएंगे और मुलाकात के जो मददगार थे वो कौन कौन थे उन पर भी सवाल होंगे। साथ ही साथ फोन को अनलॉक करने की कोशिश भी की जाएगी, जिसके लिए जो स्पेशल टीम है लखनऊ से वो रवाना हो गई है। तो इससे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सड़क हादसे में जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ गई है। हादसे में 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है। कुल 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बीती रात दुल्हे की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी टक्कर हुई थी, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई थी। पचदेवरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा पेश आया था। तो कुल 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई जो लोग थे वो घायल बताए जा रहे थे, जिन्होंने आज दम तोड़ दिया और अब इस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो गई है। कल बीती रात दुल्हे की गाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुई थी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। पचदेवरा थाना क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ था और इस पूरे मामले का संज्ञान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। उन्होंने इस पूरे मामले पर दुख जताया है हरदोई हादसे पर और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और ये ट्वीट भी आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आया है, जहां जनपद हरदोई में हुए सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और दिव्यगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की गई है। तो सीएम ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, इसमें पूरे मामले का संज्ञान लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इस पर दुख भी प्रकट किया है और इसी के लिए ये ट्वीट भी सीएम ऑफिस की तरफ से आया है। दिव्यगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी सीएम योगी ने व्यक्त की। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की शिव साधना देखने को मिली। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी मानसरोवर मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने शिव की भक्ति की। सीएम योगी ने बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है। तो आज महाशिवरात्रि की धूम पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है और आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह से ही शिव साधना में नजर आए। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां अपने दिन की शुरुआत मंदिर पहुंचकर उन्होंने की महाशिवरात्रि पर और पूजा अर्चना के साथ अपनी दिन की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए ये 3 तस्वीरों के माध्यम से आज समझिए कैसे दिन की शुरुआत हुई। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया। उसके बाद मानसरोवर मंदिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां शिव की भक्ति उन्होंने की। और तीसरी तस्वीर बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर की, जहां भी सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।